नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, अब हम आज एक बार जो हमने पढ़ा है उसको रिकैप करना चाहते हैं, उसको थोड़ा रिव्यू करना चाहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, इनको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लिंकिंग डिवाइसेस के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो लिंकिंग डिवाइसेस के अंदर जो कंजक्शंस होते हैं उन कंजक्शंस में से हमने अब तक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के चारों पार्ट पढ़ लिए हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के चारों पार्ट जिनमें हमने स्टेप बाय स्टेप क्यूमुलेटिव कंजक्शन पढ़ लिया है, एडवर्सेटिव कंजक्शन भी पढ़ लिया है, इलेटिव कंजक्शंस भी पढ़ लिए हैं और अल्टरनेटिव कंजक्शंस भी पढ़ लिए। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने हर जो टॉपिक है हर टॉपिक को क्वेश्चन से समझते हुए उदाहरणों द्वारा बहुत ही लॉन्ग वे में पढ़ा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कंजक्शंस जो होते हैं उसका फर्स्ट टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे जो सेकंड टाइप है कंजक्शंस का। जो सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। अब एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर आपके आएगा टाइम जोड़ने वाले क्लोजेस में टाइम जुड़ेगा, प्लेस से संबंधित होंगे, मैनर से संबंधित होंगे, रीजन से संबंधित होंगे, कंडीशंस आएगी, कॉन्ट्रास्ट वाले वाक्य होंगे और रिजल्ट यानी कि परिणाम वाले वाक्य होंगे और पर्पज उद्देश्य बताने वाले वाक्य और फिर लास्ट में है कंपैरिजन तुलना बताने वाले वाक्य। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में ये जो टॉपिक है इनको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ रीजन वाला। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में रीजन वाला स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और हम इसको मिटा देते हैं। इसको मैं अब हटा देता हूँ और अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। अब 2 नंबर जो है लिंकिंग डिवाइसेस में कंजक्शन में जो 2 नंबर है वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते किसे, सबसे पहले हम स्पष्ट करते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या काम आता है, किन किन को जोड़ने के लिए काम आता है और किस तरह से ये काम करेगा। तो सबसे पहले जब कंजक्शंस की बात करते हैं तो कंजक्शंस आपको मैंने बताया पिछले वीडियोज में, पिछली क्लासों में, कि क्लोजेस को जोड़ता है ना, क्लोज को जोड़ता है। जैसे ये क्लोज फर्स्ट है, इधर क्लोज सेकंड आएगा और बीच के अंदर आएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इट मींस क्लोज फर्स्ट आएगा, क्लोज फर्स्ट के बाद में सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा और उसके बाद में क्लोज सेकंड आएगा। 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में मूल रूप से फर्क क्या है ये देखते हैं। अब देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो हमेशा 2 ऐसे क्लोज को जोड़ते हैं जिसमें एक क्लोज प्रिंसिपल क्लोज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज होगा। ठीक है, यानी कि एक मुख्य क्लोज होगा और दूसरा उस पर निर्भर डिपेंडेंट क्लोज होगा। तो जो क्लोज फर्स्ट है वो डिपेंडेंट क्लोज होगा और क्लोज सेकंड है वो इनडिपेंडेंट क्लोज होगा। यानी कि दोनों में से कोई एक क्लोज जो है वो दूसरे पर निर्भर करेगा। तो ऐसे 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में क्या था, दोनों ही क्लोज प्रिंसिपल थे,
प्रिंसिपल थे, दोनों क्लोज क्या थे, प्रिंसिपल थे। किसमें, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में क्या थे, दोनों ही क्लोज क्या थे, प्रिंसिपल थे। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है उसके अंदर एक जो क्लोज होगा वो होगा प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरा होगा, इसको आप प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं, इसको आप लिख लीजिए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, और दूसरा जो क्लोज होगा वो होगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लोज। यानी कि एक क्लोज होगा वो स्वतंत्र क्लोज होगा, प्रिंसिपल होगा, मुख्य क्लोज होगा, और दूसरा जो होगा उस मुख्य क्लोज का सहायक क्लोज होगा, जो कि उसका उस जो डिपेंडेंट क्लोज है या जो निर्भर रहने वाला क्लोज है उसका अर्थ इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र क्लोज पर निर्भर होगा। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। अब पहला है सबऑर्डिनेट कंजक्शन में कोज या रिजल्ट बताने वाला, कोज या रीजन, सॉरी रीजन REAS, कोज रीजन, कोज या रीजन बताएंगे, रीजन मीन्स कारण बताने वाले, ऐसे कंजक्शंस जो कारण बताएंगे उनको हम कोज या रीजन बताने वाले कंजक्शंस या सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। अब देखिए, कोज या रिजल्ट कंजक्शन भी बताते हैं और प्रीपोजिशन भी बताते हैं। यहाँ पर हम अब जो प्रैक्टिस करेंगे, जो हम स्पष्टीकरण करेंगे, उसको हम कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस दोनों को साथ साथ में करेंगे, ताकि आपको उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और वो किस किन किन तरह के वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं उनका अंतर भी स्पष्ट हो जाए। आपको ये पता चल जाएगा कि कंजक्शन किसे कहते हैं और प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो हम दोनों को साथ साथ में करेंगे। अब पहले देखिए कंजक्शंस। कंजक्शंस एक तरफ हम लेंगे कंजक्शंस को। कंजक्शंस मीन्स संयोजक शब्द या योजक शब्द, योजक शब्द या संयोजक शब्द। ओके, एक इधर हम लेंगे प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस। अब देखिए, दोनों का काम होता है वाक्यों को जोड़ना, दोनों का काम होता है जोड़ना। अब ये क्या जोड़ते हैं और ये क्या जोड़ते हैं, हम थोड़ा स्पष्ट करते हैं। दोनों का, कंजक्शंस का और प्रीपोजिशंस का, दोनों का ही काम होता है क्लोजेज को या शब्दों को या वाक्यों को जोड़ना। अब कंजक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर क्या रहेगा? देखो, अंतर यह है कि कंजक्शन जो होते हैं वो क्लोज को जोड़ेगा, क्लोज को जोड़ने के लिए काम आता है, जोड़ने के काम आता है या आते हैं कंजक्शंस, बहुवचन के हिसाब से आते हैं। यानी कि अगर एक क्लोज से दूसरे क्लोज को जोड़ना हो तो कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना। और प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो है वर्ड्स, वर्ड या फ्रेज को जोड़ने के लिए। तो ये मूल अंतर है। हमें एक क्लोज से दूसरे क्लोज को जोड़ना हो तब कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। और जब हमें एक क्लोज से किसी वर्ड या वर्ड फ्रेज को जोड़ना हो तो हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इट मीन्स
अगर हम कंजक्शन से जोड़ेंगे तो दोनों ही क्लोज होने चाहिए, दोनों ही क्लोज होने चाहिए। इधर देखो, कंजक्शन का प्रयोग कब करेंगे? कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, क्लोज फर्स्ट आएगा, फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसका मतलब, और फिर क्लोज सेकंड आएगा, क्लोज सेकंड आएगा। ये तो तब क्या करेंगे हम? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन होगी प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करेंगे? तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्लोज फर्स्ट या क्लोज फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट प्लस फिर यहां आ जाएगा प्रीपोजिशन प्लस फिर यहां क्लोज नहीं आएगा, फिर आएगा या तो कोई वर्ड, वर्ड यानी सिंगल वर्ड, या फिर एक या एक से अधिक जो वर्ड्स होते हैं उसको हम वर्ड फ्रेज या फ्रेज बोलते हैं, तो ये वर्ड फ्रेज आएगा। क्लियर? तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, आप इसको कंजक्शंस ओब्लिक प्रीपोजिशन भी लिख सकते हो, प्रीपोजिशंस। दोनों ही जोड़ने का काम करते हैं, दोनों ही योजक शब्द होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए काम आते हैं, लेकिन दोनों का काम जोड़ना होता है। अगर दो क्लोजेस को जोड़ना होता है, अगर दो क्लोजेस को जोड़ना होता है, क्लोज 1 प्लस क्लोज 2 को जोड़ना होता है, तो उनके बीच में कंजक्शन आएंगे। और अगर एक क्लोज को किसी वर्ड या वर्ड फ्रेज से जोड़ना हो तो प्रीपोजिशन आएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर एक स्पष्ट करते हैं कि क्लोज होता है क्या है, क्लोज क्या होता है और वर्ड या वर्ड फ्रेज क्या होता है, इसको हम स्पष्ट करते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स या वर्ड फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लोज क्या होता है। क्लोज, देखिए क्लोज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो प्लस एक वर्ब हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा हो, उसको हम क्लोज कहते हैं। आगे समझ? क्लोज, क्लोज का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसके अंदर उस लाइन में जो शब्द लिखे हुए या लाइन लिखी हुई है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, डूअर, जो किसी काम को करता है, एक्शन को करता है। और वर्ब मीन्स एक्शन, वर्ब मीन्स एक्शन, कोई उसमें एक्शन होगा, क्रिया होगी, उसके अंदर कोई ना कोई क्रिया होगी। यानी कि क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। बहुत छोटी क्लासेस से आप समझ रहे हो, वो एक्शन यानी क्रिया होना चाहिए और क्रिया को करने वाला होना चाहिए। अब क्रिया को कौन करेगा? कर्ता करेगा, डूअर। डूअर मीन्स सब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी एक्शन को करता है, किसी कार्य को करता है, किसी क्रिया को करता है। यानी कि क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम करने वाला, कर्ता कहते हैं। क्लियर? तो क्लोज के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा और ये सब्जेक्ट किसी क्रिया को करेगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक जोड़ा होगा। ऐसे वाक्य, हाँ हालांकि मैं ये वाक्य शब्द बोल रहा हूँ, ऐसी जो लाइन होती है, ऐसा जो शब्दों का ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, इसको हम वाक्य तो नहीं कह सकते, लेकिन ये लगभग वाक्य जैसा होता है। तो ऐसे शब्द समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसको हम क्लोज कहते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट
सॉरी अपने क्लोज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर फर्क ये होता है कि किसी क्लोज का अर्थ पूर्ण भी हो सकता है, ध्यान देना, पूर्ण भी हो सकता है या अपूर्ण भी हो सकता है। इट मीन्स कोई क्लोज पूरा अर्थ भी दे सकता है या फिर उसका अर्थ किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर कर सकता है, पूरा अर्थ नहीं भी दे। तो अगर वो पूरा अर्थ देता है तब वो जो क्लोज है वो सेंटेंस हो जाता है, तब वो क्लोज जो है वो सेंटेंस ही होता है, सेंटेंस होता है। और जब उसका अर्थ क्लियर न हो या उसका अर्थ किसी दूसरे क्लोज पर निर्भर करता हो, उसका अर्थ किसी दूसरे क्लोज के साथ जुड़कर पूर्ण बनता हो, और पूर्ण अर्थ वाला जो लाइन होती है उसको ही हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं, तो ये क्लोज कहलाएगा, ये क्लोज कहलाएगा। अपूर्ण अर्थ वाला और कैसा क्लोज कहलाएगा, ये डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज की मैंने परिभाषा आपको बता दी। इंडिपेंडेंट क्लोज मीन्स प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लोज या सेकेंडरी क्लोज उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्लोज किसको कहते हैं। क्लोज मीन्स एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जोड़ा क्लोज कहलाता है। क्लियर। अब सेकंड है अपने जो ये फर्स्ट मैंने क्लोज बता दिया आपको, सेकंड है वर्ड या वर्ड फ्रेज, वर्ड या फ्रेज। तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो जोड़ा है वो नहीं होगा, केवल वर्ड्स होंगे। एक वर्ड हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं होगा तो वो या तो कोई वर्ड होगा या फिर एक से ज्यादा वर्ड का समूह होगा, जिसको हम वर्ड फ्रेज या फ्रेज बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी थी, तो इसको हमने थोड़ा समझा है। अब हम वापस आते हैं कोज रिजल्ट पर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं ऐसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो किसी कोज या रीजन को बताते हैं। कोज या रीजन को बताते हैं। नंबर 1 पर लेते हैं कोज ओब्लिक रीजन। कोज या रीजन हिंदी में इसको कहते हैं कारण बताने वाले। कोज मीन्स कारण। क्लियर। अब कारण बताने वाले कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस, अभी हमने पहले इस पर चर्चा की थी कि हम प्रीपोजिशंस को और कंजक्शंस को, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस को, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों के अर्थ लगभग एक जैसे होंगे, उनको हम साथ साथ पढ़ते हैं। जब हम उन दोनों में डिफरेंस करेंगे, साथ साथ पढ़ के डिफरेंस करेंगे, तो उनके अंदर जो माइनर डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा, वो साथ साथ पढ़ने पर दिखाई देगा। तो हम एक तरफ प्रीपोजिशन लिख देते हैं, एक तरफ कंजक्शंस लिख देते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कंजक्शंस कब आएंगे और प्रीपोजिशंस कब आएंगे, किस तरह के वाक्यों में किस तरह के कंजक्शंस आएंगे, किस तरह के वाक्यों में किस तरह के प्रीपोजिशंस आएंगे, क्या रिक्वायरमेंट है कंजक्शंस आने की, क्या कंडीशन है प्रीपोजिशन आने की, ये सारा हमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चल अब हम देखते हैं इसका एक कोज रिजल्ट वाले कंजक्शंस। तो पहला लिखिए बिकॉज। ये कंजक्शंस इधर एक साइड में लिख देता हूं, कंजक्शंस की लिस्ट, ओके, और एक तरफ लिख देता हूं मैं प्रीपोजिशन की लिस्ट। प्रीपोजिशंस अब शॉर्ट में लिख देता हूं। प्रीपोजिशंस का काम होता है वर्ड या फ्रेज को जोड़ना, और कंजक्शन का काम होता है क्लोज को जोड़ना। क्लोज मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं लिखिए। नंबर 1 है बिकॉज,
बिकॉज, आपने खूब नाम सुना है बिकॉज का, कारण बताता है। एक है सिंस, सिंस भी कारण बताने के लिए काम आता है। सिंस यानी क्योंकि या चूंकि। अगर शुरू में आ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है चूंकि, और अगर बीच में आता है तो क्योंकि। ज्यादातर ये वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के शुरुआत में आता है। चलिए ये तो बाद में बता दूंगा, इसका अर्थ दिखाते हैं पहले। एक है एज, एज का मतलब भी होता है क्योंकि, एज को भी हम क्योंकि के अर्थ में यूज करते हैं। ये है रीजन बताने वाले कंजंक्शंस, इसका अर्थ होता है क्योंकि, क्योंकि। इन सारों के अर्थ क्या होते हैं? क्योंकि। ये सारे जो कंजंक्शंस है, ये सारे कंजंक्शंस रीजन बताएंगे, कोज बताएंगे, कारण बताएंगे। क्लियर? अब सेम टू सेम ये कारण बताने वाले कंजंक्शंस है और कारण बताने वाले प्रीपोजिशंस भी होते हैं। प्रीपोजिशंस भी कारण बताने का काम करते हैं, कारण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और कंजंक्शंस भी कारण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो दोनों को हम साथ में लेते हैं। अब प्रीपोजिशंस में है ओविंग टू, ओविंग टू, ओविंग टू। नंबर 1 है ओविंग टू, नंबर 2 है बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ। नंबर 3 पर है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, और ड्यू टू, ड्यू टू। ये सारे कंजंक्शन सॉरी प्रीपोजिशंस है जिनका अर्थ एक जैसा है। हम लगभग इनको रिप्लेस कर सकते हैं, एक से दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर आपको ये साथ साथ नहीं मिलेंगे, आपको अलग दूसरे ऑप्शन मिलेंगे। अगर ये आएंगे तो इनमें से कोई एक आएगा और बाकी दूसरे ऑप्शन आएंगे, इसलिए आपको सेम टू सेम 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब इनका मतलब होता है के कारण से, के कारण से। इन सारों का अर्थ होता है के कारण से, या इसका अर्थ हो जाता है होने के कारण, होने के कारण। इन सारों का अर्थ लगभग होता है के कारण से। के कारण से मीन्स क्योंकि। कारण बताना, के कारण से ये भी कारण बताएगा, है ना। इसको अगर हम कहें तो ये भी क्या हो जाते हैं? क्योंकि। इसका भी मूल जो अर्थ है वो क्योंकि हो जाता है। क्योंकि मीन्स के कारण से। क्लियर? और इनका अर्थ तो डायरेक्टली क्योंकि के अर्थ में हम लेते हैं। तो ये प्रीपोजिशंस है, ये किसी क्लोज को किसी वर्ड या फ्रेज से जोड़ने के लिए काम आएंगे। क्लियर? यानी कि किसी वर्ड या फ्रेज से पहले प्रीपोजिशन आएंगे, किसी क्लोज से पहले कंजंक्शंस आएंगे। क्लियर? अगर एक क्लोज है उसके बाद में दूसरा क्लोज है तो कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे, अर्थ सेम ही होंगे। और अगर क्लोज नहीं होकर सेकंड क्लोज या क्लोज टू या जिस क्लोज या जिस वर्ड से पहले, क्लोज तो आएगा ही नहीं, जिस वर्ड से पहले ये आएंगे वो वर्ड या वर्ड फ्रेज होंगे, नहीं कि सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा होगा, यानी कि क्लोज होगा। क्लोज मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा। तो प्रीपोजिशंस अगर आएंगे तो उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं होगा, तब प्रीपोजिशन आएगा। और अगर रिक्त स्थान है आपको, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा मिल गया, यानी कि क्लोज मिल गया, तो ये कंजंक्शंस आएंगे। क्लियर? अब हम एक एक करके इनको उदाहरणों द्वारा समझते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, लो। चलिए इनको मैं हटा देता हूँ। कॉज रीजन चल रहा है अपना, कारण बताने वाले कंजंक्शंस और कारण बताने वाले प्रीपोजिशंस, दोनों ही कारण बताएंगे। शर्त यह है कि अगर क्लोज
से पहले आएगा तो वो होगा कंजक्शन, और अगर किसी वर्ड या वर्ड फ्रेज है तो उससे पहले आएगा प्रीपोजिशन। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। देखिए, द स्टूडेंट वाज पनिश्ड। द स्टूडेंट वाज पनिश्ड। स्टूडेंट को सजा दी गई। He broke the chairs. He broke the chairs. The student was punished. छात्र को सजा दी गई। He broke the chairs. उसने चेयर्स तोड़ी, कुर्सियां तोड़ी। तो क्यों दी गई? कारण चाहिए ना। तो कारण क्या है? कारण से पहले आते हैं ये जो कंजक्शन है, कोज रिजल्ट बताने वाले, ये सारे होंगे कोज या रिजल्ट बताने वाले, सॉरी रीजन बताने वाले, कोज या रीजन बताने वाले। तो ये क्या है? ही ब्रोक द चेयर्स, उसने कुर्सियां तोड़ी, तो ये रीजन है। इससे जस्ट पहले आएगा। अब देखिए, अब यहां पर है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। सॉरी, यहां पर इसको आप एक बार सब्जेक्ट और उसको छोड़िए। सब्जेक्ट ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गई। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये क्या है? ही यानी वह है, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह आया, ये सब्जेक्ट है। वो ब्रोक, ये क्रिया है, वर्ब है। तो देखिए, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का जोड़ा है, और इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का जोड़ा है। चलो, ये तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा ही मिलेगा। ब्लैंक स्पेस जो है, रिक्त स्थान है, उसके बाद वाला अगर सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा है, इसका मतलब क्या आएगा? क्लियर है ना? आपको पता चल गया। क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा है तो उसके बाद में हमेशा कंजक्शंस आते हैं। उसके बाद में क्या आते हैं? कंजक्शंस आते हैं। तो अब कंजक्शन, अब कोज रिजल्ट वाले कितने कंजक्शन बताए थे मैंने आपको? एक होता है बिकॉज, एक होता है सिंस, और एक है एज। इनका सारा अर्थ होता है क्योंकि। तो इनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बिकॉज होता है। सिंस का भी प्रयोग करते हैं, वाक्य के शुरू में ज्यादा करते हैं। एज भी क्योंकि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। वैसे बिकॉज ज्यादा बेटर है। और आपके जो क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में इन तीनों में से कोई एक आएगा, तीनों साथ में नहीं आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोज और रीजन बताने वाले कंजक्शंस है। चूंकि ब्लैंक स्पेस के बाद वाला जो शब्दों का समूह है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा है। सब्जेक्ट और वर्ब का ये पूरा जोड़ा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये जो है, ये क्लोज है। ये क्या है? ये क्लोज है, उपवाक्य है। ठीक है। अब क्लोज है तो क्लोज से पहले आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, आपको कंजक्शन लगाना है। तो कंजक्शन आएगा बिकॉज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज। रिक्त स्थान के अंदर आपको बोलना है बिकॉज। राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। आप एक एक करके एग्जांपल करेंगे तो आपको ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा और दोनों भरने आ जाएंगे। दूसरा है, शी वेंट टू बेड अर्ली। शी वेंट टू बेड अर्ली। She went to
early. She was very tired. She was very tired. वह बहुत थकी हुई थी. She went. पास्ट सिंपल है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट सिंपल है. She went, वह गई टू बेड अर्ली. वह सोने के लिए जल्दी गई. टू बेड मीन्स सोने के लिए जाना. She went to bed early. वह सोने के लिए जल्दी गई. अब क्यों गई? क्योंकि she was very tired. वह बहुत थकी हुई थी. ठीक है, तो ये क्या है? ये कारण है. अब कारण बताने वाले शब्दों से पहले हमेशा कारण बताने वाले क्या आएगा? कंजंक्शन या प्रीपोजिशन आएगा. अब यहाँ पर देखो आप, शी क्या है? शी सब्जेक्ट है और वाज क्या है? वाज वर्ब है. अब सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा मिल गया. अब सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा मिल गया, इसका मतलब ये क्या है? ये क्लोज है. अब क्लोज है तो किसी भी क्लोज से पहले हमेशा क्या आएंगे? कंजंक्शंस आएंगे. किसी क्लोज से पहले हमेशा क्या आता है? कंजंक्शन आता है. इसका मतलब कंजंक्शन आएगा. अब कंजंक्शंस मैंने आपको बताए थे, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको. ए ऑप्शन है बिकॉज, बी है फॉर, सी है टू, और डी है एज वेल एज. इस तरीके से चार ऑप्शन आएंगे आपके पास, जिसमें एक ऑप्शन आपको जो रिक्वायर्ड है, जैसे अभी हम कोज और रीजन पढ़ रहे हैं, तो एक ऑप्शन में आपको कोज और रीजन वाला कंजंक्शन या फिर प्रीपोजिशन अगर जरूरत होगी तो यहाँ पर प्रीपोजिशन भी आ सकता है. जैसे प्रीपोजिशन दे दिया ओविंग टू, ओविंग टू है ना. ओविंग टू मीन्स के कारण से या क्योंकि. अब देखो बिकॉज का मतलब भी होता है क्योंकि या के कारण से, और इसका मतलब भी होता है क्योंकि. ओविंग टू मीन्स क्योंकि, के कारण से मीन्स क्योंकि, सेम अर्थ होता है. ठीक है. फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स के लिए, और एज वेल एज मीन्स हमने क्यूमुलेटिव कंजंक्शन पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? साथ साथ में या साथ ही साथ, साथ साथ में. ये आप याद रखना, बराबर इसकी प्रैक्टिस करते रहना. तो अब दोनों का अर्थ सेम है, दोनों आ सकते हैं. तो कौन सा आएगा? एक बार आप गेस कीजिए, अपने दिमाग का यूज कीजिए. कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो. मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ. चलिए आप गेस करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए. बिल्कुल आपने गैस कर लिया होगा. इसका राइट आंसर है ए, बिकॉज. इसका राइट आंसर है ए, बिकॉज. क्यों है? ओविंग टू का मतलब भी क्योंकि होता है, लेकिन ओविंग टू क्या है? ओविंग टू कंजंक्शन नहीं है, ओविंग टू प्रीपोजिशन है. ओविंग टू प्रीपोजिशन है. और क्योंकि ये क्लोज है तो क्लोज से पहले प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, ये तो आ ही नहीं सकते. क्लोज से पहले कारण बताने वाले कंजंक्शन आएंगे, और कंजंक्शन कारण बताने वाला कंजंक्शन एक ही है, बिकॉज. इसलिए बिकॉज है. अगर यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं होता, ठीक है, केवल कुछ वर्ड होते या एक वर्ड होता तो ओविंग टू आता, तो ओविंग टू आता. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3. तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस चल रहे हैं. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं कोज रीजन बताने वाले कंजंक्शंस. ऐसे कंजंक्शंस जो किसी कारण को यानी कि किसी कोज को बताते हैं, किसी रीजन को यानी कि किसी कारण को बताते हैं, उन कंजंक्शंस को कोज रीजन कंजंक्शंस कहते हैं.
कारण बताने वाले, कारण बताने वाले या कारण को इंगित करने वाले। क्लियर। अब नंबर 3 पर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी। इट वॉज रेनिंग मीन्स बरसात हो रही थी। वी स्टेड इंडोर, वी स्टेड इंडोर। हम घरों में ही ठहरे या अंदर ही ठहरे। ठीक है, या अंदर ही रहे। तो रिक्त स्थान आया है, उसके बाद में है इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी, हम वहीं पर ठहरे, अंदर ही ठहरे, बाहर नहीं गए। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए है बिकॉज, इसको ध्यान से देखना। ऑप्शन बी है आल्दो, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन 4 और ऑप्शन डी इज इन एडिशन टू। चलिए इस ऑप्शन डी को आप चेंज कीजिए। ऑप्शन डी को आप लिखिए सिंस। ये 4 है, इन चारों में से कौन सा आएगा? तो मैंने आपको बताया था कि कोज बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है? कोज बता रहा है। इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी इसलिए हम अंदर रुक गए थे, है ना। तो यहाँ पर कोज बताने वाले देखो, एक तो है बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि। मैंने अभी बताया, अभी मैंने जो बताया है कॉज रीजन की लिस्ट में 3 कंजक्शन बताए, उसमें बिकॉज भी है और सिंस भी है। सिंस मीन्स क्योंकि या चूंकि, क्योंकि। ओके, और इसका एक अर्थ हम बोलते हैं चूंकि। दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये दोनों ही आगे देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि आपको केवल एक टाइप के एक ही ऑप्शन मिलेगा, और पेपर में वास्तव में एक ही ऑप्शन मिलेगा जहाँ तक है, क्योंकि पेपर आपका रीड का इजी ही आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं। नॉर्मल पेपर होगा, सेकंड या सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, पेपर सेटर कभी कभी टफ क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये दोनों आगे देखो, ये भी कोज बताने वाला है, ये भी कोज बताने वाला है, ये भी कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं है। चलिए एक बात हम क्लियर करते हैं कि इससे इस लाइन, ये देखो कोमा तक वाला, ये है, ये क्लोज है या वर्ड फ्रेज है, इसको चेक करते हैं। इट, यहाँ पर कौन है? इट, इसका मतलब इट सब्जेक्ट आ गया। वाज और रेनिंग, इस पूरे को मिलाकर ये वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा हो गया। इट मीन्स ये क्लोज है। अब क्लोज है तो इससे पहले कंजक्शन ही आएगा, और चूंकि ये दोनों ही कंजक्शन है तो आल्दो नहीं आएगा, क्योंकि आल्दो आपने बहुत पहले पढ़ लिया है। आल्दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि बरसात हो रही थी हम अंदर ही रुके। वाक्य में कोई सेंस नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये विपरीत वाला एडवर्सेटिव में आता है। अब फॉर यानी के लिए, फॉर इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी, के लिए हम इंडोर रुके, अंदर रुके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये नहीं सेट कर रहे। इन दोनों के अंदर लड़ाई होती है, सिंस आएगा या बिकॉज आएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अगर शुरू में कोज बताने वाला आ जाए, क्लियर, शुरू में अगर कोज बताने वाला क्लोज आ जाए तो सिंस का प्रयोग ही करते हैं, सिंस का प्रयोग बेटर रहता है। इसलिए यहाँ पर आएगा सिंस, बिकॉज के बजाय यहाँ पर आएगा सिंस। शुरू में अगर आ गया तो यहाँ पर आएगा सिंस, सिंस चूंकि, सिंस मीन्स चूंकि। चूंकि और क्योंकि में फर्क यही है, अगर वाक्य के शुरुआत में हम सिंस का प्रयोग करते हैं या बिकॉज का प्रयोग करते हैं तो क्योंकि की बजाय हम चूंकि बोलते हैं। क्लियर? तो ये है, तो राइट आंसर इज डी, सिंस। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
एक बार मैं उनको वापस लिख देता हूँ। बिकॉज, सिंस और इज कंजक्शन की जो लिस्ट है उसमें है नंबर 1 पर बिकॉज, नंबर 2 पर सिंस, और नंबर 3 पर है एज। तीनों का अर्थ होता है क्योंकि, चूंकि। इधर चलते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन से मैंने आपको बताया था नंबर 1 पर ओइंग टू, नंबर 2 को बताया था मैंने आपको बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, नंबर 3 पर बताया था बिकॉज ऑफ, अलग अलग है, बिकॉज अलग है, ऑफ अलग है। और नंबर 4 को बताया था ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। और नंबर 5 पर है ड्यू टू। सारों का अर्थ मिलता जुलता है, एक जैसा है, ठीक है ना। के कारण से, इट मीन्स इनडायरेक्टली कहे तो क्योंकि, के कारण से। इनडायरेक्टली इसका भी अर्थ हो जाता है क्योंकि, ना। दोनों ही अर्थों में हम इसको यूज करते हैं। चलिए अब नंबर 4 पे है द गेम वॉज कैंसिल्ड। एग्जाम्पल नंबर 4 लीजिए। द गेम वॉज कैंसिल्ड। गेम को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। द गेम वॉज कैंसिल्ड, द रेन, द रेन, ठीक है। द रेन मीन्स वर्षा या बारिश। द गेम वॉज कैंसिल्ड, हाँ, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? द रेन, बारिश के कारण मैच या गेम, जो गेम है वो खेल रद्द कर दिया गया। तो के कारण से, बारिश के कारण से, या बारिश के कारण से। तो इसमें क्या आएगा? देखिए, इसमें आएंगे इन तीनों चारों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपको वाक्य देखना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा सेंस, ये सारे मिलते जुलते सेंस है, फिर भी इनको हम डीपली गहराई से देखें तो इनमें भी थोड़ा बहुत माइनर अंतर है, लेकिन आपको ऑप्शन में इन तीनों चारों में से एक ही मिलेगा। अब अच्छा, एक जो मेन मैं बता रहा था वो मुझे याद आ गया। अब देखिए, एक तरफ प्रीपोजिशन है, एक तरफ कंजक्शन है। अब सबसे पहले आप देखिए कि इसमें इनमें से कोई ऑप्शन आएगा या इनमें से कोई ऑप्शन आएगा। सबसे पहले ये देखिए आप। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो रिक्त स्थान है या जो सेकंड, जो ये पहला जो क्लोज है उसके बाद में जहाँ प्रीपोजिशन या कंजक्शन लगना है उसके आगे वाले जो लाइन्स है उसको देखिए। द रेन, तो ये क्या है? ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो ये फ्रेज हो गया, वर्ड फ्रेज, ये फ्रेज हो गया, वाक्यांश। ये क्या हो गया? वाक्यांश हो गया, ठीक है, शब्दों का समूह हो गया। तो अब ये फ्रेज है, इसका मतलब कंजक्शन तो आएगा नहीं, इनमें से तो नहीं आ सकता, क्योंकि कंजक्शंस आने की, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपका क्लोज होना चाहिए। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस किसी क्लोज से पहले आते हैं। क्लोज मीन्स उसमें कुछ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जोड़ा हो, उसको हम क्लोज बोलते हैं। तो कंजक्शन तभी आएगा जब उसके बाद में आने वाली जो लाइन्स है, जो वर्ड्स है, उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये केवल वाक्य है। द रेन, द रेन एक वाक्य है, सॉरी वाक्य नहीं है, वर्ड है, और वर्ड या वर्ड फ्रेज है। दो वर्ड्स बने हुए हैं, वर्ड से वर्ड फ्रेज बन गया, ठीक है। तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज से पहले क्या आएगा? फ्रेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशंस आते हैं। फ्रेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशंस आते हैं। तो ये एक तो क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन, तो आप इनमें से कोई सा भी लगा दीजिए, राइट है, ठीक है। अब उनमें से भी अगर चूज करना हो तो सबसे सुपर होता है बिकॉज ऑफ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ के कारण से। ओके, ये राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। They had to cancel the picnic. Example number 5. They had to cancel the picnic. उनको पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी थी। ठीक है, क्यों करनी पड़ी थी? The bad weather. The bad weather. The bad weather. बुरे मौसम के कारण, खराब मौसम के कारण उनको अपनी पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी थी। उन्हें खराब मौसम के कारण पिकनिक रद्द करनी पड़ी थी या कैंसिल करनी पड़ी थी। तो अब देखो के कारण से, है ना, खराब मौसम के कारण से, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्लोज है या वर्ड है या वर्ड फ्रेज है। तो एक से अधिक दिख रहा है, इसका मतलब वर्ड तो नहीं है, वर्ड फ्रेज है या फिर क्लोज है। क्लोज होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। यहाँ पर द बेड वेदर, ये पूरा ही एक वर्ड के जैसा काम कर रहा है। वर्ड फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज उसको बोलते हैं जो वर्ड्स होते तो एक से अधिक वर्ड से। देखिए द अलग है, बेड अलग है, वेदर अलग है, 3 वर्ड्स हो गए, लेकिन ये तीनों मिलकर एक शब्द जैसा काम कर रहा है। द बेड वेदर, खराब मौसम, एक यूनिट बनाता है, एक वर्ड की यूनिट बनाता है, एक शब्द जैसा कार्य करता है। हालांकि दिखने में एक से अधिक शब्द होते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन आती है, ऐसे वर्ड्स के समूह को हम वर्ड फ्रेजेस या फ्रेज बोलते हैं। क्लियर? तो फ्रेज है। अब फ्रेज से पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया है कंजक्शन कभी फ्रेज से पहले नहीं आता, फ्रेज से पहले कभी भी कंजक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर फ्रेज नहीं है, फ्रेज है इसलिए कंजक्शन तो आएगा नहीं। अब फ्रेज है इसलिए प्रीपोजिशंस आएंगे। अब कौन से प्रीपोजिशंस आएंगे? जो आपको अच्छा लगे। आप बिकॉज ऑफ लगा सकते हैं, आप ओविंग टू लगा सकते हैं, ड्यू टू लगा सकते हैं। क्लियर? ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए कोई सा भी एक आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए बी सी या डी में से इनमें से कोई एक मिलेगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए बिकॉज ऑफ लगा दीजिए, ओविंग टू लगा दीजिए, एक ही बात है, ओविंग टू, के कारण से, के कारण से, क्योंकि, एक ही बात। तो इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। 5th ऑप्शन होगा जो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने का होगा। इस बार वो गाइडलाइन है, आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और रीड की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थी जो इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर लगातार विजिट करते रहें। आपको कोई भी इंग्लिश से संबंधित समस्या आए, जो आपकी क्लासेस चल रही है उन क्लासेस के अंदर कोई चीज़ समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह लगातार इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को चर्चा में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और आपको कोई और भी टॉपिक पर रिक्वायरमेंट है तो बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पर्पज वाले वाक्य। अभी हम पढ़ रहे थे रीजन वाले वाक्य, कारण बताने वाले वाक्य। अब हम चल रहे हैं उद्देश्य बताने वाले वाक्य, उद्देश्य बताने वाले कंजक्शंस या उद्देश्य बताने वाले प्रीपोजिशंस। ओके, तो उद्देश्य बताने वाले कंजक्शन या प्रीपोजिशंस। सेकंड नंबर है पर्पज।
पर्पज मीन्स उद्देश्य, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे कंजक्शंस या ऐसे प्रीपोजिशंस जो उद्देश्य बताते हैं, तो एक तरफ चलेगा हमेशा की तरह कंजक्शंस, कंजक्शंस मीन्स जो क्लोज से पहले आए। हाँ, कंजक्शंस कब आएंगे? क्लोज से पहले। ये बात रट लो। और मैं एक चूंकि 7-8 तरीके के है, पर्पज है, मैनर है ना, रीजन वाला हो गया, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि कंजक्शंस क्लोज से पहले आते हैं। आप रट लो, इसको फिक्स कर लो। इधर एक तरफ आएगा प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन, और ये कब आते हैं? किससे पहले आते हैं? ये आते हैं वर्ड या फिर वर्ड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। वर्ड या वर्ड फ्रेज से पहले आएंगे, और ये आएंगे क्लोज से पहले। क्लोज मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा, ठीक है, ये क्लोज होता है। अब स्टार्ट करते हैं इसको, पर्पज बताने वाले कंजक्शंस को। तो एक तरफ कंजक्शन लिख लीजिए, सो दैट, नंबर 1 पर है सो दैट। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, जो आपकी रीट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उनको मैं आपको बता रहा हूं। अब सेकंड लिखिए आप, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। थर्ड है दैट। इन तीनों का ही अर्थ होता है ताकि, है ना, ताकि, या फिर कह सकते हैं जिससे कि, ताकि या जिससे कि, जिससे कि, ताकि, जिससे कि, एक ही बात है। हिंदी में दोनों को हम एक ही अर्थ में लेते हैं, जिससे कि या ताकि। इधर प्रीपोजिशन में लिखिए इन ऑर्डर टू, इधर है इन ऑर्डर दैट। ध्यान देना, जो कंजक्शन है उसमें सारों में दैट कॉमन है, तो जहां दैट कॉमन है उसका अर्थ होता है ताकि या जिससे कि। अब इधर आएगा आपके इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ठीक है। सेकंड है फोर, एक आएगा फोर, और याद रखना फोर के बाद में आता है V1 प्लस ING 4, ये प्रीपोजिशन है फोर, तो आपको बताइए। सो एज टू, सो एज टू, क्लियर। और आपको पता है टू के बाद में हमेशा V1 ही आती है। टू जो एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद में हमेशा V1 यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म आती है। एक है टू, है ना, तो टू के बाद में V1 आती है, आपको बताई दिया। सो एज टू या टू, ये इधर ये प्रीपोजिशन लिस्ट है, इधर आपके कंजक्शन लिस्ट है, और ये प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस, यानी कि ये कंजक्शंस और ये प्रीपोजिशंस आपको पर्पस बताएंगे, उद्देश्य बताएंगे, या फिर उद्देश्य बताने वाले क्लोज से पहले आएंगे, या उद्देश्य बताने वाले वर्ड से या फ्रेजेस से पहले आएंगे। क्लियर? तो ये आएंगे, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। इनको मैं छोड़ देता हूँ, ऊपर वालों को मैं मिटा। चलिए दोबारा लिखते हैं। तो इधर कंजक्शंस थे, कंजक्शंस में आपके थे
in order that okay, so that or that or that, ठीक है। ये तीन थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इधर प्रपोजिशन में प्रीपोजिशंस के अंदर आपके थे, नंबर 1 पर था in order to, so as to, in order to, है ना। दूसरा था so as to, तीसरा 4 था, मैंने आपको बताया था। और 4 के बाद में हमेशा V1 प्लस ING, यानी कि ING वाली फॉर्म आती है। और चौथा 2 भी होता है, 2, और 2 के बाद में आपको पता है हमेशा V1 आता है। और एक था so as to, हाँ, ये 2 के बाद V1 आता है, और ये 2 है जिसके बाद भी V1 आएगा। ये क्या है? अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये तो हम ऊपर लिख देते हैं, अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, लिखिए, She wake up early. She woke up early. Woke up early. The could catch. She could catch. She could catch. She woke up early. Woke up means उठना। She woke up early. वह जल्दी उठी। वह जल्दी उठी, हमेशा से कुछ जल्दी उठी, समय में, ठीक है। वह जल्दी उठी। She could catch, ताकि वह पकड़ सके। देखिए, ताकि का अर्थ आ रहा है हिंदी में, ताकि वह पकड़ सके, ठीक है। अब ऑप्शन है, ऑप्शन लिखिए आप। आगे बोलिए, She could catch the first bus। ये रह गया था, थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, हाँ, अब पूरा हो गया। अब देखिए, ब्लैंक स्पेस जो रिक्त स्थान है उसके बाद वाला देखिए, आपको दो ही चीज क्लियर करनी है कि वो उसमें कंजक्शंस आएंगे या प्रीपोजिशंस आएंगे। अगर प्रीपोजिशंस आएंगे तो या तो वर्ड होंगे या फिर वर्ड फ्रेज होंगे, और अगर कंजक्शंस होंगे इसका मतलब वो क्लोज होंगे, क्लोज होगा। प्रीपोजिशन लगेगा तब जब वो क्लोज होगा। तो क्लोज से पहले प्रीपोजिशन लगेंगे, और वर्ड या वर्ड फ्रेज से पहले कंजक्शंस लगेंगे, सॉरी प्रीपोजिशन लगेंगे, इधर कंजक्शन लगेंगे। अब है सी, तो सी यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, और कुड कैच यानी कि कुड कैच वर्ब है। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा उपस्थित है। इट मीन्स ये क्या है, क्लोज है। जब क्लोज होता है तो कंजक्शन लगता है, जब क्लोज होता है तो उससे पहले कंजक्शंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पस बताने वाला कंजक्शन आएगा। अब ये आपके सामने जो लिस्ट है ये प्रीपोजिशंस की लिस्ट है, और ये पर्पस बताने वाले कंजक्शंस की लिस्ट है, ये कंजक्शंस की लिस्ट है। तो आप कोई सा भी कंजक्शन लगा दीजिए, आपका वाक्य सही है। सी वोक अप अर्ली इन ऑर्डर दैट, इन सारों का अर्थ होता है ताकि, जिससे कि, दैट मीन्स ताकि या जिससे कि, ठीक है। और इसका मतलब होता है के लिए, के लिए, के लिए यानी कि इनडायरेक्टली ताकि, ताकि। इन ऑर्डर टू के लिए, सो एज टू के लिए, फॉर के लिए, और टू भी के लिए के अर्थ में आता है। 2 और 4 भी के लिए के अर्थ में आता है। तो सी वोक अप अर्ली, वह जल्दी उठी। सी कुड कैच द फर्स्ट बस, ताकि वह प्रथम बस को कैच कर सके, पकड़ सके, यानी कि उसको प्रथम बस मिल सके।
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएंगे कंजक्शन। तीनों में से कोई शब्द लिख दीजिए आप। शी वोक अप अर्ली इन ऑर्डर दैट शी कुड कैच द फर्स्ट बस, सो दैट शी कुड कैच द फर्स्ट बस, दैट शी कुड कैच द फर्स्ट बस। तीनों ही आ सकते हैं। अब देखिए आपके ऑप्शन इस तरीके से आएंगे जिसमें तीनों साथ में आएंगे। ऑप्शन ए है वाइल, वाइल है ना, जबकि। ऑप्शन बी है बिकॉज, बिकॉज। ऑप्शन सी है सो दैट, और ऑप्शन डी है अनलेस। तो इनमें से देखिए सो दैट है, बाकी ये सारे दूसरे। बिकॉज अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा था कोज या रीजन, कारण बताने वाला है, इसमें कारण बताने वाला नहीं आएगा, इसमें उद्देश्य बताने वाला आएगा। ठीक है, तो कारण बताने वाला नहीं आएगा। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, कंटिन्यूअस एक्शन के लिए आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है इसमें। ठीक है, वाइल जबकि। अनलेस, अनलेस मीन्स इफ नॉट, यदि नहीं, है ना, यदि नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। पीछे बचा सो दैट, ताकि। सो दैट मीन्स ताकि, है ना, जिससे कि। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, सो दैट। ओके, सो दैट इज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम। जब आप एक एक करके एग्जाम्पल करोगे तो आपको कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस एकदम उंगलियों पे हो जाएंगे आपके। आपको इनमें डिफरेंस करने में नाम मात्र की भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्लोज पहचान आनी चाहिए, आपको क्लोज की पहचान करनी आनी चाहिए। आपको लाइन देखते ही ढूंढना सबसे पहले कि जो रिक्त स्थान है जहाँ पर हमें कंजक्शंस या प्रीपोजिशंस भरने हैं, उसके बाद वाली जो लाइन है उसके अंदर सब्जेक्ट है या नहीं है और वर्ब है या नहीं है। अगर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और ध्यान देना आपको कुछ शब्द ऐसे मिल सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब लगेंगे आपको, लेकिन वो वास्तव में उस लाइन में सब्जेक्ट और वर्ब का काम नहीं भी करेंगे, ऐसे भी वाक्य आ सकते हैं। तो वो आपको समझने पर है, आपकी सेंस पर है। कुल मिला के ये सारे जो भरने होते हैं इसमें कोई सूत्र नहीं होता, आपको बस वाक्य को पढ़ना है, उसका मूल अर्थ समझना है और उस अर्थ को फॉलो करते हुए, अर्थ की केंद्रीय भावना को समझते हुए आपको फिलअप करना है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा ग्रामर के टॉपिक पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपको धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती जाएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ही स्टडीड हार्ड, ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन पढ़ाई की। गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, यानी कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया के लिए, है ना, या उसने कठिन परिश्रम किया, कठिन पढ़ाई की ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। दोनों एप्लीकेबल है। अब ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, इससे जस्ट बाद वाली लाइन पर नोट कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। गेट, गेट क्या है? क्रिया है, वर्ब है। गुड मार्क्स क्या है? गुड वैसे देखा जाए तो एडजेक्टिव है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से। और मार्क्स क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। इन तीनों वर्ड्स में इस
रिक्त स्थान के बाद जो लाइन है इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई कर्ता नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य डिपेंडेंट क्लोज नहीं है, सॉरी ये क्लोज नहीं है। इसमें वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मिसिंग है। इसके अंदर सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं बना, और अगर जोड़ा नहीं बना तो फिर ये जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब ये क्लोज भी नहीं है। इसका मतलब ये क्लोज भी नहीं है। अगर ये क्लोज नहीं है तो फिर क्या है, या तो वर्ड है या वर्ड फ्रेज है। तो एक से अधिक वर्ड से इसलिए वर्ड फ्रेज है। क्लियर, आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि वर्ड किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं और क्लोज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यही पहचान करनी है कि क्लोज है या वर्ड है या वर्ड फ्रेज है। अगर क्लोज है तो इस तरफ देखिए, अगर वर्ड या वर्ड फ्रेज है तो इस तरफ देखिए, यानी कि प्रीपोजिशन की तरफ देखिए। अब हम क्लियर कर चुके हैं कि ये क्लोज नहीं है, इसलिए इनमें से नहीं आएगा, इन प्रीपोजिशंस में से आएगा। क्लियर, अब प्रीपोजिशंस में से आएगा, ऑप्शन आप देख लेना जो आपको प्रीपोजिशन वाली लिस्ट में मिले। अगर ऑप्शन में वो हो तो आप आंख बंद करके वो लिख देना, आपके नंबर 100% उस क्वेश्चन का आएंगे। तो आप लिख दीजिए इसके अंदर इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ऑप्शन बी है बिकॉज, ऑप्शन सी है अनलेस, और ऑप्शन डी इज दो। इन चारों से चेक कीजिए, क्योंकि अनलेस इस लिस्ट में नहीं है, दो भी इस लिस्ट में नहीं है। कौन सी लिस्ट है, पर्पस बताने वाले प्रीपोजिशंस। बिकॉज कारण बताता है, पर्पस नहीं बताता। और बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजक्शन है, नहीं कि प्रीपोजिशन है, तो ये भी नहीं आएगा। पीछे बचा इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, के लिए, फॉर, टू, सो एज टू, सारे मिलते जुलते हैं। अगर इनमें से कोई आ जाए तो इन चारों ऑप्शन में से या कोई एक ऑप्शन मिल जाए तो आपको वही करना है। इसे आपका क्वेश्चन 100% सही है, पूरे में से पूरे नंबर। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद में एक दो एग्जाम्पल में आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आपको वो कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर भी लिखना है और खुद भी करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है शी लॉक्ड द डोर, शी लॉक्ड द डोर, शी लॉक्ड द डोर, शी लॉक्ड द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया, उसने दरवाजा लॉक कर दिया, ताला लगा दिया दरवाजे पर। Nobody could enter, nobody could enter। ना देखिए, ऑप्शन ए है सो दैट, ऑप्शन बी है because, because, option C is although, and option D is unless। if लगा लीजिए, if चार ऑप्शन है। शी लॉक्ड द
उसने दरवाजा बंद किया, उसने दरवाजे को लॉक किया, उसने दरवाजे को ताला लगा दिया, है ना, ताकि नोबडी कुड एंटर, कोई भी, नोबडी मीन्स कोई नहीं, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके। उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया या दरवाजे को बंद कर दिया ताकि कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सके, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये आपका ये पहले काम हुआ है, शी लॉक द डोर, ये काम पहले हुआ है। और उसका पर्पस क्या है, पर्पस मीन्स उसके बाद में उसको क्या, उसके उद्देश्य, किस उद्देश्य से उसने ये काम किया। तो जो उद्देश्य बताने वाले जो क्लोजेज होंगे या वाक्य होंगे उसमें पर्पस जो होता है वो बाद में आता है, पहले क्रिया हो जाती है, पहले क्रिया होगी और वो क्रिया हुई है किसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सो दैट, ताकि। देखिए नोबडी क्या है, नोबडी सब्जेक्ट है, नोबडी मीन्स कोई नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया, कुड एंटर, है ना, ये वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा मिल गया, इट मीन्स ये क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। क्लोज है तो क्या आएगा, इधर वाला नाम आएगा, यानी कि कंजक्शंस आएंगे, प्रपोजिशंस नहीं आएंगे, कंजक्शंस आएंगे। तीन ही तो कंजक्शन है आपके पास, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, है ना, और दैट, तीनों में से जो आपको मिले वही राइट आंसर है। यहाँ पर दैट होता तो भी सही था, यहाँ पर इन ऑर्डर दैट होता तो भी सही था, और यहाँ पर सो दैट है वो भी सही है। राइट आंसर इज सो दैट, ताकि, जिससे कि, हाँ, चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं दो क्वेश्चंस देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आपको खुद को करना है और उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और लगातार प्रयास करते रहिए, दिन रात ये कर लीजिए, मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़िए। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित है, आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलेगी मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए आप, इसका आपको खुद को करना है। सी सेव्ड मनी, सी सेव्ड मनी, उसने धन बचाया, उसने क्या किया, धन बचाया, मनी बचाई। शी कुड बाई ए न्यू कार, शी कुड बाई ए न्यू कार, उसने धन बचाया, शी कुड बाई ए न्यू कार, किस उद्देश्य के लिए बचाया, वह एक नई, ताकि वह एक नई कार खरीद सके। ताकि मीन्स या तो प्रीपोजिशंस आएंगे ये वाले या फिर ये कंजक्शंस आएंगे, ये आपको पता लगेगा। मैंने तरीका बता दिया है, एकदम डिटेल से बता दिया है। अब आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और खुद करना है। ये क्या था, अब एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए। सी वेंट टू द स्टोर, सी वेंट टू द स्टोर, वह स्टोर गई, वह स्टोर गई, टू बाई some groceries, ग्रोसरीज का मतलब होता है किराने का सामान होता है ना अपना, घरेलू वस्तु, रसोई का सामान, किराने का सामान, उसका हम बोलते हैं ग्रोसरीज। सी वेंट टू द स्टोर, वह स्टोर गई, स्टोर मीन्स हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, मॉल वगैरह, वह स्टोर गई, वह मॉल गई। बाई सम ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरीज, कुछ किराने का सामान खरीदने लगी। तो इन प्रपोजिशंस में से या इन कंजक्शंस में से कौन सा आएगा, ये वाले आएंगे या ये वाले आएंगे, ये आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर लिखना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 और लिख लीजिए।
they wore warm clothes. They wore means पहनना है ना, वियर की सेकंड फॉर्म में वोर मीन्स पहनने। दे वोर वार्म क्लोथ्स, उन्होंने गर्म कपड़े पहने, उन्होंने गर्म कपड़े पहने, उन्होंने गर्म कपड़े पहने। स्टे कंफर्टेबल, stay comfortable in the cold weather, in the cold weather, है ना। दे वोर वार्म क्लोथ्स, उन्होंने गर्म कपड़े पहने थे या उन्होंने गर्म कपड़े पहने। स्टे कंफर्टेबल इन द कोल्ड वेदर, है ना। स्टे यानी रहना, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, यानी कि आरामदायक रहने के लिए, सहज रहने के लिए, सर्दी से, है ना, सर्द वातावरण से में आराम से रहने के लिए उन्होंने क्या किया, गर्म कपड़े पहने। तो यहाँ पर ताकि वाले अर्थ वाले ये आएंगे या ये आएंगे, आपको ये करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंदर कंजक्शंस को और प्रेपोजिशंस को दोनों को एक साथ आपके सामने रखा है, ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो जाए कि कंजक्शंस कब आते हैं और प्रेपोजिशंस कब आते हैं। क्योंकि कंजक्शंस जो थे वो लिंकिंग डिवाइसेस के अंदर जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस थे हमने आज वो पढ़े हैं। इस साइड जो आपको कंजक्शंस दिखाई दे रहे हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस थे। सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसको कहते हैं, पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे कंजक्शंस जो किसी एक डिपेंडेंट क्लोज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ते हैं, यानी कि एक स्वतंत्र क्लोज से निर्भर वाले क्लोज को जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ने वाले कंजक्शंस को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। तो कंजक्शन साइड में जो भी हम देख रहे हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का ही पार्ट है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है, जिसमें टाइम बताने वाले, उद्देश्य बताने वाले, रीजन बताने वाले, ये सारे रहेंगे। आज हमने 2 पढ़े हैं, नंबर 1 कोज और रीजन बताने वाले, नंबर 2 आपके सामने है पर्पज बताने वाले। ठीक है, इस साइड हमने कंजक्शंस पढ़े हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, और इस साइड हमने साथ साथ में प्रेपोजिशंस भी पढ़े हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और प्रेपोजिशंस दोनों के अर्थ एक जैसे मिलेंगे, आपको दोनों के भाव एक जैसे मिलेंगे, बस फर्क ये होता है कि कंजक्शंस उस वक्त प्रयोग में लिए जाएंगे जिस वक्त आपका जो सेकंड जो लाइंस होती है ब्लैंक स्पेस के बाद वाली, यानी कि कंजक्शन या प्रीपोजिशन के बाद वाली, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा होगा तो कंजक्शंस आएंगे, और सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं होगा तो फिर प्रेपोजिशंस आएंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दोनों में डिफरेंस, दोनों के एग्जाम्पल ले लेके मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, और ये जो आज 2 टॉपिक हमने किए हैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि इस विषय वस्तु पर या इस टॉपिक पर हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे मैसेज ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे आपको इनके उत्तर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लगातार मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। और जीत में आप सफल रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, जय हिंद।